नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज शुरू करें उससे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आवाज में आज बात धान और धान पर जारी घमासान की। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से सरकारी धान खरीदी जारी है। अब तक सरकार समितियों के जरिए करीब 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है, जबकि लक्ष्य करीब इससे दोगुना है। मगर धान खरीदी की रफ्तार में अब ब्रेक सा लग गया है और उसकी वजह है मंडियों से धान का उठाव न हो पाना। नतीजा, मंडियां धान से भरी पड़ी हैं और अब और धान रखने की जगह नहीं बची है। राज्य सरकार एफसीआई के धान नहीं लेने के लिए केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी इसे बघेल सरकार की नाकामी बता रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही 1 दिसंबर से सरकारी धान खरीदी की शुरुआत हुई हो, मगर धान पर संग्राम तो नवंबर से ही जारी है। पहले बारदाने की कमी और फिर धान के तैयार न होने का हवाला देकर सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी का ऐलान किया। आज की तारीख तक सरकार करीब 50 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों के जरिए खरीद भी चुकी है, मगर अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर ब्रेक सा लग गया है और इसकी वजह है मंडियों में इकट्ठा हुआ धान। दरअसल सरकार अपने लक्ष्य से करीब आधी खरीदी कर चुकी है। मंडियां खरीदे गए धान से भरी पड़ी हैं। बघेल सरकार का कहना है वो कई बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एफसीआई के जरिए धान के उठाव की मांग कर चुकी है, मगर अभी तक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया धान का उठाव नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी बघेल सरकार की नाकामी का हवाला दे रही है। ये गतिरोध है वो ठीक तो नहीं है, लेकिन यदि इस प्रकार से कोई बात है तो उसे पहले बता देते, हम दूर कर लेते और एफसीआई में चावल जमा करने का अनुमति मिल जाती। चावल जमा होते रहता, राइस मिल से चावल जगह खाली होते जाता, तो फिर धान उसमें भेजते जाते, धान भेजते जाते तो हमारी सोसाइटी में जगह बनती, तो किसानों की भी धान खरीदी भी लगातार उस कंटिन्यूस प्रोसेस में ये काम चलते रहता, तो कोई अड़चन नहीं थी। अब सारी परेशानी आ रही। कठिनाइयों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। पंजीयन उनका ठीक से हुआ नहीं, उसके लिए वो लोग बड़ा परिश्रम किए, उसके बाद भी उनका सबका पंजीयन नहीं हुआ। भारी अनियमितता है और ये सरकार जो भी यहाँ पर ठीक काम नहीं होता है तो भारत सरकार के ऊपर और विशेषकर मोदी जी के ऊपर सारा दोष मढ़ देती है। अब हाल ये है कि किसानों को धान बेचने के लिए मंडियों की तरफ से मना कर दिया जा रहा है और इसके पीछे पहले से मौजूद धान और रखने की जगह न होने की दलील दी जा रही है। कड़ाके की ठंड में किसान परेशान हो रहा है और सियासत अपने काम में लगी है। सवाल ये है, धान पर घमासान तो है, मगर समाधान कब और कैसे निकलेगा? सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रायपुर। फर्क नहीं पड़ता साल 2020 हो कि 2021 हो, धान पर घमासान है, सियासी संग्राम है, किसान परेशान है, अन्नदाता हलकान है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और किसान नेता पारसनाथ साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट शुरू करूं उससे पहले आप तीनों मेहमानों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सर। उम्मीद करते हैं जी परिवार कामना करता है कि आपके लिए नया साल बहुत शुभकारी मंगलकारी हो। जी सर, सवालों का सिलसिला शुरू कर रहा हूं। सीधा आरपी सिंह जी आपसे सवाल है। आरपी सिंह जी, धान मंडियों में इतना जमा हो गया है कि अब नया धान रखने की जगह नहीं, लक्ष्य बहुत दूर है, अभी से मंडियों में ना हो गई है। जो किसान धान लेकर पहुंच भी गए हैं उनको कहा जा रहा है कि अभी रुक जाइए, जगह तो है नहीं। किसान भी सोच रहा है किसकी व्यवस्था है। अच्छा भाई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र की सरकार है। हमारा इस साल 21.5 लाख किसान पंजीकृत हुए हैं, जो कि इस राज्य बनने के इतिहास में पहली बार। भारतीय जनता पार्टी की किस सज्जन की बैठी चल रही थी, मैं सुन नहीं पाया उनको। उन्होंने कहा पंजीयन ठीक से नहीं हुआ, तो उनको मैं बता दूं, थोड़ा लिख पढ़ के टीवी में बोला करते हैं। तो इस राज्य की स्थापना के 20 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 21.5 लाख किसान पंजीकृत हुए धान बेचने के लिए, और पहली बार धान का रकबा भी बढ़ा है। अब देखिए मुख्य परेशानी क्या है, सिलसिलेवार में आपको बताता हूँ। 18 में हमारी सरकार आई, 18-19 का जो हमने धान खरीदा था, क्योंकि 2 साल बोनस की अनुमति थी, तो हमने 25 रुपए में धान खरीदा, बोनस उसी समय नगद भुगतान कर दिया। उसके बाद जैसे अगले साल हम धान खरीदने बैठे, मोदी सरकार ने कहा आप इनको बोनस नहीं दे सकते। 6 पत्र हैं,
6 पत्र हमको भेजे गए कि अगर आपने बोनस दिया तो एफसीआई अपने आप की इस प्रक्रिया से अलग कर लेगी। तो हम मजबूरी में एक नई योजना लेके आए, जैसे राज्य बंधु और कालिया योजना अन्य राज्यों में है, हम राजीव गांधी न्याय योजना लेके आए और 10,000 रुपए का हमने किसानों को देना शुरू किया। इस बार आप देखिए क्या होता है। हमारा लक्ष्य हमने तय किया कितना, 90 लाख मीट्रिक टन। हमको 4,50,000 हमको बारदाना चाहिए था। बारदाने की प्रक्रिया क्या है, जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया जो कि बैठता है कलकत्ता में, उनके माध्यम से जाते सभी राज्यों को हमने वहां डिमांड भेज दी। जानबूझ के हमको बारदाना नहीं दिया गया। फिर कहा गया कि 1,75,000 गठान देंगे। फिर जब देने की बात आई तो बोले 1,45,000 देंगे। फिर जब लास्ट आ गए तो बोले 1,05,000 देंगे। हमने गुजरात से प्लास्टिक का बारदाना खरीदने की तो सबसे पहले आपत्ति उठाई किसने, एफसीआई ने। फिर गुजरात की कंपनी ने हमको देने से मना कर दिया। अब जब हम अपने संसाधनों से बारदाना इकट्ठा करके और धान खरीद रहे हैं, अभी 30 दिन हुआ है, हम 50 लाख टन खरीद चुके हैं। लक्ष्य हमारा कितना है, 90। जब एक महीने में हम 50 लाख मीट्रिक टन खरीद सकते हैं तो आने वाले एक महीने में 40 लाख आसानी से खरीद लेंगे। लेकिन हमको जो है बाध्य किया जा रहा है। हमारा जो मिलिंग हुआ चावल है एफसीआई इसको नहीं ले रही है, जबकि अक्टूबर के एंड तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसी परमिशन आ जाती है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री से बात कर लेते हैं, खाद्य मंत्री को पत्र लिख देते हैं, उनसे फोन पर बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या है? आपकी मंशा अगर किसानों को परेशान करने की नहीं है, राज्य सरकार को परेशान करने की नहीं है, तो आप चावल क्यों नहीं उठा रहे हैं? और चावल उठा के आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। ये संघीय व्यवस्था है। हमारी भी सरकार थी 2004 से 2014 तक, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। जितना चावल को उपार्जन होता था हम उसको उठा कर लेते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसे देखने में आ रहा है कि जानबूझकर प्रदेश के किसानों को नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए केंद्र की सरकार जिद करके बैठी है। ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूं आरपी सिंह जी। संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। जब 60 लाख टन चावल लेने को अनुमति मिल गई थी, कह दिया था, तो फिर अब एफसीआई चावल क्यों नहीं ले रहा? देखिए आसिफ जी, ये सरकार जो है पिछले 2 वर्षों से और खासकर किसानों के मामले में जिस तरीके से लोगों के सामने इसमें संजय जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मांग पर इस बार एफसीआई ने छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ा दिया था, लेकिन यहां तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी तक। सर ऐसा है आसिफ जी, जो आपने बात करी, मैं बात अपनी प्रारंभ कर रहा था कि तमाम असफलताओं को छुपाने के लिए हम किस तरीके से प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट और प्रति सेकंड हम केंद्र की सरकार को कोसे, ये काम विशुद्ध रूप से इस छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा चल रहा है। अब आपने ये कहा कि देखिए केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का उन्होंने आदेश दिया है ना, इस छत्तीसगढ़ के लिए ही दिया। ये नहीं देखा कि बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार। इसलिए इनका मुंह पे ताला लग गया, क्योंकि कल तक ये कहते थे कि हमारे जो चावल है उसको हमारे को कोटा बढ़ाया जाए। तमाम प्रकार के आंदोलन, तमाम प्रकार की बात पिछले 1 वर्ष तक ये करते रहे, अब इनका मुंह बंद हो गया। मैं तो सीधा क्वेश्चन ये पूछता हूं, सीधा सवाल ये करता हूं कि क्या आप ये केवल ये बता दें कि आप ये मानते हैं कि यदि चलिए ठीक है कि एफसीआई का आदेश नहीं मिला है, ये कांग्रेस के लोग जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि एफसीआई चावल नहीं उठाएगी? आपको भी मालूम है आज नहीं कल चावल उठ जाएगा, परसों उठ जाएगा, उठेगा। किन्हीं कारणों से इस कोरोना के संकट काल में क्या दिक्कत है क्या नहीं है उसकी डिटेल्स पे चर्चा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन यह तय है कि एफसीआई चावल उठाएगी। लेकिन चावल उठाने के पहले हम कितना किसानों के बीच में जाकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करें, अपनी वाहवाही लूटने का। जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर इन्होंने अपनी भूमिका को बांधने का प्रयास किया, ये अलग बात है कि लगातार असफल हो रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पाए आंदोलन में, और यहां फिर सफल नहीं। संजय जी, मैं 2 छोटी-छोटी बातें पूछता हूं आपसे। राज्य सरकार अगर धान खरीदने में देरी करे तो सरकार की नाकामी, लेकिन अगर एफसीआई चावल लेने में देरी करे तो कोरोना की गाइडलाइंस। अगर राज्य सरकार बारदाने ना जुटा पाए तो लापरवाही, लेकिन अगर एफसीआई ना उठा पाए तो वो कोरोना का असर। नहीं, कहीं नहीं। देखिए कोरोना का संकट तो चल ही रहा है, सुन लीजिए। हाँ, कोरोना का संकट ये तो पहले ही 1 महीने विलंब चल रहे हैं। जो लोग 1 नवंबर का जवाब आज तक नहीं दे पाए कि 1 दिसंबर क्यों, हमारे अनेक किसानों ने बाहर चावल बेच दिया, बाहर धान बेच दिया, आखिर ये तो स्वयं का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 1 नवंबर से 1 दिसंबर आपने खरीदी क्यों की। आप कहते हैं कि हमने एक माह में 50 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीद दिया। क्या राज्य सरकार जो अपने आप को सक्षम बोलती है, अर्थव्यवस्था में तगड़ी बोलती है, क्या ये 2, 4, 5, 10 दिन का भंडारण नहीं कर सकती? 2, 4, 5, 10 दिन का ये धान लेने की इनकी ताकत नहीं है? ये तो स्टील प्लांट खरीदने जा रहे हैं, तमाम प्रकार बोरा नहीं खरीद पा रहे, अलग बात है, लेकिन ये स्टील प्लांट खरीदने जा रहे हैं। बात बड़ी करना, काम छोटा करना, ये दिक्कतें दोनों सरकारों के बीच में समय पर, चाहे यूपीए की सरकार के समय हो चाहे एनडीए की सरकार के समय हो, ये होता है। लेकिन राज्य सरकार के भी कुछ दायित्व हैं
एक बोरा यदि आपको नहीं मिला तो हल्ला मचाते हो, यदि कहीं धान 4 दिन नहीं उठा तो आप हल्ला मचाते हो। ठीक, मैं संजय जी इस पर लौट रहा हूँ आपके पास। आपकी सक्षमता, संजय जी मैं आता हूँ आपके पास। पारसनाथ जी आपके पास आता हूँ। पारसनाथ जी देखिए, गड़बड़ शुरू से ही हो गई सर। पहली बात, हम आज भी मानते हैं, हम आज भी कहते हैं कि धान की खरीदी पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। चलिए 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई, हालांकि उसमें सरकार बार बार ये दलील देती रही कि बारदाना नहीं है, किसानों का भी धान पककर तैयार नहीं है, धान तैयार नहीं है, कटाई नहीं हो रही। जबकि ये हकीकत है कि किसानों ने 1 दिसंबर से पहले ही औने पौने दामों पर धान बेचना शुरू कर दिया था। 1200, 1300, 1100 रुपए तक भी किसानों ने धान बेचा है। पारसनाथ जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, आज की जो स्थिति है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सीधा केंद्र सरकार जवाबदार है, और एफसीआई के गोडाउन को खोलना चाहिए, उसको आदेश देना चाहिए, तभी तो राइस मिलर्स है जो खरीदी केंद्र से अपना धान उठाएगी। और मेरा तो स्पष्ट कहना है कि अगर लड़ाई राज्य सरकार से है तो उससे लड़े, किसानों को बीच में ला करके क्यों पीस रहा है। और हमको ये चिंता नहीं है कि धान खरीदी नहीं होगा, हम तो चाहते हैं भले कुछ दिन बंद हो जाए, किंतु हम तो धान खरीदवा के रहेंगे और हमारा धान खरीदी हो के रहेगा। किंतु किसानों के नाम पर ये सब राजनीति बंद होना चाहिए। किसान सब समझ रहे हैं और देर सवेर इसको अच्छा जवाब मिलेगा। नहीं पारसनाथ जी, सरकार तो ये कह रही है कि हमारे पास जगह है ही नहीं मंडियों में, मंडियां भरी पड़ी हैं, तो उसमें आप कहां से धान खरीदेंगे? आप कह रहे हैं कि हम धान खरीदवा के रहेंगे, कैसे? नहीं, धान खरीदी प्रभावित होगी, धान खरीदी बंद होगी, निश्चित रूप से जगह नहीं है। मैं खुद देखा हूं, मेरे गांव में भी ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन के लिए जगह है, उसके बाद बंद हो जाएगी। अब जब तक धान नहीं उठेगा तब तक जगह कैसे बनेगा? धान तब उठेगा जब एफसीआई आदेश देगी, डीएमओ जो है वो आरओ काटेगा, तभी तो धान उठेगा। और निश्चित रूप से केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि राज्य सरकार तो एक एजेंसी के रूप में काम करता है। पारसनाथ जी, आप चूंकि खुद भी किसान हैं, तो क्या 1 दिसंबर से पहले आपका धान पककर तैयार था, कटाई हो गई थी? अगर 1 दिसंबर से पहले खरीदी होती तो क्या किसान बेचने की स्थिति में था? आज मैं फिर पूछ रहा हूं 1 महीने बाद। हाँ, निश्चित रूप से 1 महीना देर से धान खरीदी चालू हुई है और किसानों को घाटा भी उठाना पड़ा है। किंतु यहाँ कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल न होने से कुछ न कुछ बहानेबाजी ये दोनों सरकार करती रहती है, ये दोनों पार्टियां करती रहती है। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी हो जानी चाहिए थी। ठीक, पारसनाथ जी ने शुरू में 2 सवालों पर जब राज्य सरकार को घेरा, माफ कीजिए केंद्र सरकार को घेरा, तो संजय जी को लगा होगा कि आज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि आखिरी में जाते जाते उन्होंने ये भी बता दिया कि धान खरीदी में देरी हुई। और मैं अब भी कहता हूं कि नवंबर में बहुत से किसान खुद बताते थे कि हम धान लेकर तैयार हैं, सरकार खरीदे तो सही। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, जिस वक्त बारदाने की कमी का हवाला देकर 1 दिसंबर से धान खरीदी की बात की गई थी, उस दौर में भी आपके पास समितियों, किसानों और आपके पास खुद इतना बारदाना था कि आप 35 से 40 लाख मीट्रिक टन के आसपास 1 महीने की धान खरीदी कर सकते थे, जो आपने इस महीने में की है। अभी भी आपने उतने ही बारदानों का इंतजाम किया है जितना उस वक्त भी आप कर सकते थे। देरी वहां से शुरू हुई, शुरुआत आपने की, अंजाम पहुंचा रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो संजय श्रीवास्तव जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता छाती पीटते घूम रहे हैं कि 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए थी। क्या रमन सिंह के 15 वर्ष के कार्यकाल में पूरे 15 वर्ष 1 नवंबर से खरीदी हुई है? हमने भी तो देखा है ना, आधा दर्जन बार जो खरीदी है 1 दिसंबर से हुई है। ये इनका दोगलापन है। दूसरी बात, आपने उनसे एक सवाल पूछा, हमने भी पूछा, आखिर एफसीआई धान की खरीदी और मिलिंग की प्रक्रिया को चालू हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने में 60 लाख मीट्रिक टन की बात करते हो आप, 1 किलो चावल नहीं उठाते हो। आपकी मंशा क्या है? और हम दिसंबर में क्यों आए? झूठ कमिश्नर का लिखा हुआ पत्र है हमारे पास, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर में 1,45,000 गठान हम आपको दे देंगे। तो हमें इस बात की उम्मीद थी कि अगर केंद्र सरकार के एक बड़े अधिकारी ने हमको पत्र में लिखा है तो शायद हमें मिल जाए। लेकिन इसके पीछे जो दूसरा कुचक्र चल रहा है, वो कुचक्र ये है कि किसानों को परेशान करके भूपेश बघेल जी की छवि, दरअसल पूरी भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल की जो एक छवि बनी है, ये किसान नेता है, किसान मुख्यमंत्री है, ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है, उससे डरे हुए हैं।
आप देखिए 18 साल तक यहाँ प्रभारी रहे सौदान सिंह को रातों रात यहाँ से भगा दिया जाता है। कारण क्या है? तो सब मिलाकर भूपेश बघेल की छवि को खराब करना, इस सरकार को बदनाम करना, इसके लिए कुछ चक्र रचे जा रहे हैं। अन्यथा क्या वजह है? 25 रुपए एक मुश्त हम देते थे ना, आपसे तो पैसा मांगते नहीं थे, तो आपकी छाती पर सांप क्यों लौटता था? अब जब हम किस्तों में उसको दे रहे हैं, उसमें भी आप पूछते हैं कि राजीव न्याय योजना का हिसाब दीजिए। अरे सर, तो कमाल करते हैं आरपी सिंह जी। आज आप कोस रहे हैं बीजेपी को, आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे पूछ रही है कि आप ये राजीव गांधी न्याय योजना में क्या कर रहे हैं, और बाद में आप ही ने कहा था कि दरअसल हमसे तो खाका इसलिए मंगाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार खुद हमारी योजना पर चलना चाहती है। देखिए, जब चावल एफसीआई नहीं उठा रही है, हमको बारदाना नहीं दिया जाए, इसका मतलब क्या है? घटनाओं को तो कहीं ना कहीं आप जोड़ेंगे ना। ठीक, आपकी मंशा क्या है? हमारे मन में चोर नहीं है, हमको लगा ठीक है आपको हमारी योजना पसंद आ गई, इसलिए आपने मांगा। अब समझ में आ रहा है कि आप 1 महीना हो गया 1 किलो चावल नहीं उठाते हैं। इसकी मंशा क्या है? मंशा यह है कि किसानों को परेशान करना, और जानबूझकर ये भूपेश बघेल की छवि को खराब करने के लिए कुचक्र रचा जा रहा है, ये मेरा आरोप है। बहुत भोले आरपी सिंह जी आप। मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मेरा आपसे सीधा सवाल। सर, मेरे छोटा सा एक सवाल है। मेरे घर में 10 किलो का एक कनस्तर है या एक कंटेनर है जिसमें 10 किलो ही धान आ सकता है, और उसमें धान मैं तभी भरूंगा जब उसे मैं खाली करूंगा। खाली करने का काम एफसीआई का है। एफसीआई चावल लेगा तो नया धान आएगा, वरना नहीं आएगा। और रही बात स्टील प्लांट की, तो स्टील प्लांट लेकर भी राज्य सरकार उसमें मुझे नहीं लगता कि धान स्टोर कर सकती है। ये स्टील प्लांट लेकर क्या करेंगे शायद इनको ये नहीं मालूम है, ये तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के माहिर लोग हैं। लेकिन आज आसिफ जी, मुझे उम्मीद थी कि नए साल में शायद कांग्रेस के जो लोग हैं वो सत्य बोलने पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपने बहुत अच्छा झूठ पकड़ा। और पहली बात जो आरपी सिंह जी कह रहे थे, अरे हम तो विपक्षी हैं, हमारी बात तो आप मानोगे नहीं। यदि हम भगवान का नाम भी लोगे तो आप कहोगे कि भगवान का नाम नहीं, शैतान का नाम लिए हैं। मेरी मांग नहीं है। 1 नवंबर की बात, ये किसान नेता जो बैठे हैं पारसनाथ जी, वो भी कह रहे हैं कि आपने गलत किया और बहुत सारे किसानों को इधर उधर धान बेचना पड़ा। इसलिए मेरी कम से कम नहीं, आप तो किसानों के हितों की रक्षा को ना। पारसनाथ जी बैठे हैं, आपने 15 साल 1 नवंबर को लिया था क्या? आए ना बोलिए। 1 मिनट आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी 1 मिनट सुन लीजिए आरपी सिंह जी 1 मिनट। दूसरा विषय ये है, मैं आता हूं आरपी सिंह जी, 1 मिनट सुन लीजिए आपने कि जितनी आसिफ जी आपने तो बिल्कुल सही कहा, ये तो सिंपल लॉजिक है कि जितनी मात्रा है उतना होता है, उतना ही रख सकता, उतना नहीं रख सकता। मैं मानता हूं, मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूं कि 10 की जगह 20 किलो रख लोगे, लेकिन इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि कुछ दिक्कतें जो मैं भी जस्टिफाई या मैं बता नहीं पा रहा हूं कि क्या दिक्कतें होंगी, किन कारणों से नहीं मिला। लेकिन यदि दिक्कतें हैं, चाहे कोरोना कॉल के या फिर अच्छा एफसीआई में क्या दिक्कतें हैं, संजय जी आप नहीं बता रहे, मैं उस पर पूछ भी नहीं रहा आपसे, क्योंकि अब मैं आपसे बार बार पूछूं फिर आप उसको बताएं, नहीं बता पाएंगे, कुछ चीजें नहीं पता होती। लेकिन मैं एक छोटी बात पूछता हूं, जो बात आरपी सिंह जी ने पूछी कि 2500 रुपए अगर एक मुश्त राज्य सरकार दे रही थी तो नियमों को शिथिल क्यों नहीं किया जा सकता जैसे पहले थे? आप भी तो चाहते हैं किसान की आय बढ़े। नहीं, हम कहां दे रहे सर, हम कहां मना किए हैं? ये तो झूठ पे फिर झूठ, इनकी तो ताकत ही नहीं है। नहीं सर पासवान साहब अब हमारे बीच में नहीं है। मुझे आज भी रामविलास पासवान का वो बयान याद है, खाद्य आपूर्ति मंत्री, उन्होंने कहा था, उस वक्त बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बोनस आप नहीं दे सकते, इससे मार्केट बिगड़ता है। वो बयान मुझे आज तक याद है। नहीं, मैं आ रहा हूं ना सर, मैं आ रहा हूं, विषय सुन लेंगे। विषय बड़ा गंभीर विषय है। देखिए, इस देश के अंदर में एक कृषि मूल्य आयोग है, वो पूरे देश के अंदर में एमएसपी को तय करता है, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ये दुकानदारी थोड़ी ना सर कि हमको सरकार बनाना तो हमने 2500 बोल दिया, हम दे या ना दे। और माननीय पासवान जी ने ये नहीं कहा था, स्वर्गीय पासवान जी ने, कि आप एक साथ मत दो। आपने सवाल किया, एक साथ मत दो। आरपी सिंह जी 1 मिनट आरपी सिंह जी, नई योजना सर सुन लीजिए, नई योजना लाई है, 685 रुपए दे रहे हैं, एहसान टाइप की बात करते हैं। ये तो जयंती और पुण्यतिथि को याद करते हैं कि मेरे को कब देना है। ये पहली ऐसी सरकार होगी कि 1.5 साल के अंदर। हाँ, नहीं तो उसमें तो हम हमेशा से कहते हैं कि ये 685 रुपए जरूर ऊपर दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं 4 किस्तों में, और नियम इतने सख्त हो गए कि एमएसपी से ऊपर बोनस मिल नहीं सकता। ये आपकी सरकार की देन है। बहुत धन्यवाद सर। अभी तो सर पहली तारीख है नए साल की, अभी तो पूरा साल पड़ा है सर, इस पर बहस करते रहेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बैठें तो धान पर संग्राम को लेकर ना बैठें, कुछ और अच्छे मुद्दे हों, कुछ जनता से जुड़े कुछ विकास के मुद्दे हों। धान पर ही अगर बैठे रहेंगे सारे साल तो फिर तो हो गया सर। बहुत धन्यवाद आपका और नए साल की बहुत शुभकामनाएं संजय जी, आरपी सिंह जी और पारसनाथ जी।